तो हम लोग कर रहे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग कर रहे थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, राइट। आज हम करेंगे ड्रॉबैक ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ड्रॉबैक ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, तो आज हम देखेंगे उसमें क्या क्या कमियां या ड्रॉबैक्स थे, राइट। सबसे पहला, इन्होंने ऑटोट्रॉफ्स जैसे यूनिसेलुलर एल्गी और हेट्रोट्रॉफ्स जैसे यूनिसेलुलर एनिमल्स एक साथ रख दिया, जो कि गड़बड़ था। भाई जो खाना बना रहा है, जो खाना नहीं बना रहा है, सबको एक साथ रख दिया, ठीक है ना। दूसरी बात, इन्होंने जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है या सेल वॉल एब्सेंट है, उनको साथ रख दिया। तीसरा, इन्होंने प्लांट्स व एनिमल को साथ रख दिया, तो क्वेश्चन मार्क उठ गया। सबसे बड़ी बात है लास्ट, लाइकेन, वायरस, वेरियोइड्स, ठीक है ना, और प्रियॉन्स एंड प्रियॉन्स को क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं दी गई। ये 4 ड्रॉबैक्स नजर आ रहे हैं, 4 ड्रॉबैक्स नजर आ रहे हैं। अब 5 किंगडम के बाद आया एक नया किंगडम, कौन सा? 6 किंगडम एंड 3 डोमेन। आपको बताया था ना, डोमेन, डोमेन बताया था कि नहीं? 3 डोमेन क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम एंड 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। क्या होता है ये? डोमेन एक्चुअली किंगडम से बड़ी कैटेगरी बनाई गई। डोमेन इज हाईएस्ट कैटेगरी, हाईएस्ट एंड न्यू कैटेगरी। हाईएस्ट है और नई बनाई गई, न्यू कैटेगरी एज कंपेयर टू, किसकी तुलना से? बताओ अभी तक हाईएस्ट कौन सी थी? किंगडम। किंगडम, किंगडम से भी बड़ी कैटेगरी बना दी गई। और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, गिवन बाय, ये क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कार्ल वूस, CARLWOOSE, कार्ल वूस। और कब दिया था? 1990 में, यानी ये बहुत रीसेंट है, सबसे रीसेंट क्लासिफिकेशन है। हाँ, लेकिन मान्य नहीं है। मान्य कौन सा है? 5 किंगडम, विटेकर का।
सबसे रीसेंट क्लासिफिकेशन यही है, सबसे रीसेंट क्लासिफिकेशन यही है, लेकिन सबसे एक्सेप्टेबल कौन सा है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर 1969, अमेरिकन या ऑस्ट्रेलियन? अमेरिकन साइंटिस्ट। कितने क्राइटेरिया पर बेस्ड था? फार्मूला क्या बताया था? RCPMT रिप्रोडक्शन, C सेल कॉम्प्लेक्सिटी, T फाइलोजेनी यानी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और फिर M का मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और T यानी थैलस या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। याद आया? चलिए ये बात भी क्लियर हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। 3 डोमेन कौन कौन से बनाए इन्होंने? पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को तीन डोमेन में रखा। इधर लिख देते हैं डोमेन का नाम, इधर डोमेन आएगा। डोमेन किंगडम से बड़ा है कि छोटा? और उसके बाद फिर 6 किंगडम बना दिए। अब ये 6वां किंगडम कौन सा आ गया? इधर किंगडम, ये पहला किंगडम, फिर दूसरा किंगडम, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर 6वां। 6 किंगडम बनाए। अब देखो, पहले सारे डोमेन के नाम बता दें। डोमेन 3 थे, इन्होंने मोनेरा को 2 डोमेन में बांट दिया। मोनेरा, मोनेरा था ना पहले, मोनेरा को 2 डोमेन में बांट दिया, पुराने वाले बैक्टीरिया और नए वाले बैक्टीरिया। ठीक है ना? तो एक को बोल दिया डोमेन बैक्टीरिया, एक का नाम ही दे दिया बैक्टीरिया, डोमेन बैक्टीरिया, और एक का नाम दिया आर्किया, आर्किया यानी पुराने वाले बैक्टीरिया, और एक में यूकैरियोट्स को रखा तो उसका नाम दिया यूकैरा, यूकैरा, यूकैरियोट्स। उन्होंने मोनेरा को कितने भागों में बांट दिया? मोनेरा में कितने डोमेन है जरा देखो? मोनेरा में 2 डोमेन बांट दिए। इन्होंने जबरदस्ती क्या किया? मोनेरा में एक डोमेन ये बांटा, दूसरा डोमेन ये, पुराने वाले बैक्टीरिया अलग कर दिए, नए वाले अलग कर दिए, जबकि इसकी क्या ही जरूरत थी? बताओ, बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया, अब पुराने और नए क्या, बस वही है कि लेकिन जबरदस्ती वाला क्लासिफिकेशन था, इसलिए साइंटिस्ट पे ज्यादा बिलीव नहीं करते। कौन सा सबसे परफेक्ट था? फिर भी उसमें कुछ कमियां थी, जानते हो, क्वेश्चन मार्क उठाने वाले तो तब भी उठाएंगे। परफेक्ट चीज भी हो तो बोले अच्छा इसमें ये क्यों नहीं है, सही है कि नहीं? तो बताओ, इन्होंने मोनेरा को कितने डोमेन में बांटा और बाकी में यूकैरियोट्स को रख दिया। ठीक है, इसमें देखो मोनेरा में इसमें आएगा एक किंगडम, कौन सा? यू बैक्टीरिया यानी मॉडर्न बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ये इसमें आया। इसमें एक किंगडम आया आर्की बैक्टीरिया, आर्किया में क्या रखा? किंगडम आर्की बैक्टीरिया, किंगडम आर्की बैक्टीरिया। देखो, प्राचीन वाले बैक्टीरिया को आर्की बैक्टीरिया बोलते हैं और मॉडर्न वाले को यू बैक्टीरिया। ये मॉडर्न बैक्टीरिया है, याद रखो, अभी पढ़ेंगे डिटेल में, आज ही पढ़ेंगे मॉडर्न, और ये ओल्ड बैक्टीरिया है, ओल्ड वाले बैक्टीरिया है। अच्छा, फिर यूकैरियोट्स में 4 किंगडम है, 1 2 3 4, चारों के नाम बता रहे हैं, वही पुराने जो बचे थे। बताओ मोनेरा के अलावा क्या क्या बचा? हाँ हाँ बोलो बोलो। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा बचा, और बोलो और क्या बचा? हाँ बिल्कुल, फंजाई बचा, और बोलो, और प्लांटी बचा, और बोलिए, और एनिमलिया यानी हम लोग बचे। राइट, तो केवल इन्होंने छेड़छाड़ की किसके साथ? मोनेरा के साथ। इन्होंने मोनेरा के साथ छेड़छाड़ कर दी, बस एक नया किंगडम तैयार हो गया, सॉरी एक नया क्लासिफिकेशन तैयार हो गया, 6 किंगडम 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। आपके एनसीईआरटी में इस तरीके से नहीं लिखा है, सीधे बस लिखा है 3 डोमेन थे, 6 किंगडम थे, नाम तक नहीं लिखा, हमने क्लासिफाई पूरा करा दिया। इससे क्या होगा कि विजिबिलिटी बन जाएगी। नोट डाउन। अब बताओ, इन्होंने मोनेरा को कितने डोमेन में रख बांटा? 2, और यूकैरियोट्स को, यूकैरियोट्स एक डोमेन है ना, यूकैरा एक डोमेन है उस, और इसमें कितने किंगडम आते हैं? 4। किंगडम बड़ा है कि डोमेन? डोमेन। सबसे हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम और डोमेन में? डोमेन। क्या ये क्लासिफिकेशन मान्य है? बहुत ज्यादा नहीं, रिसेंट तो है, मॉडर्न तो है, पर मानते नहीं है बहुत ज्यादा लोग।
इज दैट क्लियर? अब आते हैं हम लोग पहले किंगडम की स्टडी करने। पहला किंगडम कौन सा है? पहला किंगडम कौन सा है? पहला किंगडम है मोनेरा। किंगडम मोनेरा। बताओ मोनो मतलब क्या होता है? मोनो मतलब होता है वन। ये शब्द डिराइव हुआ है, मोनो मतलब होता है वन। वन का मतलब हो सकता है सोलो। सोलो का मतलब होता है ना एक। बताओ अच्छा, अगर आप अपनी एक आप अकेले की फोटो खींचो क्या बोलेंगे? सोलो फोटो। और ग्रुप फोटो फर्क है कि नहीं है? मैं अपनी अकेले की सेल्फी लूं क्या बोलूंगा? सोलो। और मैं सब आप सबके साथ लूं तो क्या बोलूंगा? ग्रुप वाली, है ना? तो इसका मतलब मोनो का निकलता है वन यानी सोलो। और इसका सोल मेंबर है, एकमात्र मेंबर है इसमें। एनसीईआरटी की पहली लाइन है, सोल मेंबर इज बैक्टीरिया। जीवाणु आते हैं इसमें। इसका मुख्य मेंबर, एकमात्र मेंबर है बैक्टीरिया यानी जीवाणु। और मोनेरा में माइक्रोस्कोपिक एनिमल आते हैं, बहुत छोटे सूक्ष्म जीव से देखना पड़ता है। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। इसीलिए ये फाउंड एवरीवेयर। फाउंड एवरीवेयर। एवरीवेयर मतलब कहां? पानी में, हवा में, जमीन पे, एयर में, सॉइल में, वाटर में। इवन पता है जहां आप सोचते हो नहीं पाए जाएंगे ना, वहां पे भी पाए जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के बाहर, राइट? और ये वहां भी पाए जाते हैं। ये वहां भी पाए जाते हैं जहां लाइफ के पाए जाने की संभावनाएं बहुत कम है। ये वहां भी पाए जाते हैं जहां लाइफ के पाए जाने की पॉसिबिलिटीज पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। और एग्जांपल, डिजर्ट में, स्नो में, थर्मल स्प्रिंग रीजन यानी कि जहां खौलता हुआ पानी है, थर्मल स्प्रिंग रीजन, थर्मल स्प्रिंग रीजन, ठीक है ना? और इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित शरीर के अंदर, इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होंगे तो वी विल कॉल्ड इट पैरासाइट, परजीवी। बोलो सही है? पैरासाइट यानी परजीवी के बोलेंगे इनको, परजीवी। अच्छा सोच के देखो, जो चीज छोटी होगी वो संख्या में, है ना? तो ये क्या होता है? मोस्ट अबेंडेंट है कि नहीं है? मोस्ट अबेंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। मोस्ट अबेंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। अच्छा, ज्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं ना पैरासाइट ही होते हैं। मैक्सिमम बैक्टीरिया, मैक्सिमम बैक्टीरिया पैरासाइट ही होते हैं। अच्छा, एक मुट्ठी में, ए हैंडफुल ऑफ सॉइल, हैंडफुल का मतलब मुट्ठी भर, हैंडफुल का मतलब मुट्ठी भर।
ए हैंडफुल ऑफ सॉइल कंटेन हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया, सैकड़ों बैक्टीरिया हो सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया। ये आया हुआ क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी। वैसे तो सारी एनसीईआरटी की लाइन है, आप जानते हो हम एनसीईआरटी के बाहर जाते ही नहीं, हम एनसीईआरटी के एसी हैं, फैन नहीं। फैन से बड़ा क्या होता है? एसी। तो हम एसी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया का शेप कैसा भी हो, लेकिन उनका फंडामेंटल स्ट्रक्चर कैसा होगा? सेम। लेकिन उनका फंडामेंटल स्ट्रक्चर सिमिलर होता है या सेम होता है। शेप कैसा भी हो लेकिन फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम होता है, और शेप होता है जनरली 4। कुछ याद आ रहा है? जनरली 4 कौन से? बिल्कुल, एक आएगा आपका ये गोल वाला, एक आपका आएगा रॉड शेप, एक आपका आएगा स्पाइरल। याद आ रहा है? और एक आएगा आपका कॉमा शेप। इज दैट क्लियर? इसको बोलेंगे कोकस, इसको बोलेंगे बेसिलस, इसको बोलेंगे स्पाइरल, स्प्रिलियम। स्पाइरल है लेकिन बोलते हैं स्प्रिलियम। इसको बोलेंगे विब्रियो। विब्रियो ये स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है, ये लार्जेस्ट फॉर्म होता है। बैक्टीरिया में फ्लैजिला हो भी सकते हैं और नहीं भी होंगे, तो बैक्टीरिया होगा मोटाइल, और नहीं होंगे तो क्या होगा? नॉन मोटाइल। और बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला होता है ना, वो 9+0 टाइप, याद आ रहा है? और उसकी प्रोटीन होती है फ्लैजिलिन, हमारी होती है 9+2 टाइप, और हमारी प्रोटीन होती है ट्यूबलिन। फर्क है ना? हमारा होता है 9+2 टाइप और हमारी प्रोटीन होती है ट्यूबलिन। तो 4 शेप हो गए, फंडामेंटल स्ट्रक्चर सबका सेम होगा। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है, स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है, ध्यान देना। लेकिन इसका बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स, लेकिन बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। ध्यान दो, स्ट्रक्चर दिखने में तो सामान्य है खतरनाक नहीं? इतने रोग कॉज कर देता है, खतरनाक है कि नहीं है? तो स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल लेकिन बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। एनसीईआरटी। अच्छा जरा सोचो, एक ही सेल को
एक ही सेल को, दुनिया के जितने यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है सब मोनेरा में रखे गए हैं। दुनिया के जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल हैं, दे आर केप्ट अंडर मोनेरा, मोनेरा में रखी गई है। अब जरा सोचो, इस एक ही सेल को सारे काम कर रहे हैं, क्या क्या करने हैं जरा देखो ध्यान से। इस एक ही सेल को क्या क्या करना है ध्यान से देखो। एक ही सेल को रेस्पिरेशन करना है भाई साहब, करना है नहीं करना है? इसी को डाइजेशन करना है, इसी को मेटाबॉलिज्म करना है, इसी को एक्सक्रीशन करना है, बोलो, इसी को रिप्रोडक्शन करना है, इसी को ग्रोथ करना है, इसी को कॉन्शियसनेस मेंटेन करना है, याद आया? इसी को इवॉल्व होना है। अब आप बताओ, लोड ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है ना, लोड ज्यादा है, एक्सेट्रा। अभी तो मैंने और नाम गिनाए नहीं, हजारों काम है, ठीक है ना? यानी लोड ज्यादा है, इसीलिए इसमें मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत एक्सटेंसिव टाइप की होती है। एक्सटेंसिव टाइप मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंट बात, एक्सटेंसिव टाइप मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। इंपॉर्टेंट बात है, हाईलाइट कर रहा हूं। यानी इनमें सबसे ज्यादा, जितने किंगडम है इनमें सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जाती है, याद रखना, इसमें सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। सारी बातें क्लियर? दुनिया में जितने प्रोकैरियोटिक सेल है ना, सबको यहां रख दिया गया है। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल की खास बात बताओ क्या होता है? न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। न्यूक्लियस तो होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। और याद करो, उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे? 1। और याद करो, ये किस मटेरियल का बना होगा? डीएनए का। लेकिन कैसा डीएनए? याद करो, सर्कुलर की लीनियर? सर्कुलर, सर्कुलर डीएनए। एक ही क्रोमोसोम दिख रहा है, देखो, एम से मोनेरा, एम से मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, एम से मोनेरा, एम से मोनो, मोनो का मतलब एक, एक का मतलब सोलो, सोलो का मतलब सोल मेंबर। बताओ सोल मेंबर, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया में कितने भाग हैं? 2, पुराने वाले नए वाले। पुराने वाले आर्की बैक्टीरिया, नए वाले यू बैक्टीरिया। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, आते हैं इनके न्यूट्रिशन पे, इनके पोषण पे। ये क्या करते हैं, कैसे अपना पोषण लेते हैं? दो तरीकों से लेते हैं, एक, दो तरीके हैं पोषण के, राइट? पहला क्या है? ज्यादातर मेनली है हेटरोट्रॉफ, मेनली है हेटरोट्रॉफ, यानी परपोषी की स्वपोषी, मतलब अपना पोषण खुद से नहीं ले पाते, है ना? तो ये कैसे पोषण लेते होंगे? 2 ऑप्शन है ना। अरे हम काहे के लिए, हम लोग काहे के लिए, हमारी बॉडी में आएंगे, पार्टी सार्टी करेंगे, हमें रोग फैलाएंगे, इनका काम चलेगा, यानी पैरासाइट रोग फैलाएंगे। और दूसरा क्या होगा? सड़ी गली चीजों पर रहेंगे और उसकी बॉडी को सड़ा देंगे। सड़ी गली चीज, जब हम लोग मरेंगे, जब कोई जीव मरेगा, जब पौधे की पत्तियां गिरेंगी तो डेड बॉडी बन जाएगी। और डेड बॉडी को याद करो, बैक्टीरिया गला देते हैं, गला के मिट्टी में मिला देते हैं,
इस प्रक्रिया को बोलते हैं डिकम्पोजिशन, अपघटन। अपघटन, इसलिए अपघटन करता भी बोलते हैं, इनको याद है? ठीक है ना। चलो, तो पहला क्या होगा? लिव्स इन, अगर वो हेटेरोट्रॉफ है तो लिव्स इन लिविंग बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म, या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे होंगे, दैट इज क्या बोलेंगे? पैरासाइट, परजीवी। और हमें क्या फैलाएंगे? कॉज डिजीज ना। बोलो रटते क्यों भाई? कॉज डिजीज, रोग फैलाएंगे। जानते हो जितने रोग होते हैं लगभग बैक्टीरिया और वायरस से ही तो होते हैं, बताओ। और अभी कुछ बैक्टीरियल रोग बताऊंगा, जैसे टाइफाइड फैल रहा है आजकल, किसकी वजह से? बैक्टीरिया, ठीक है ना। और आपका जो डेंगू वगैरह है ना, वो वायरल डिजीज है, चिकनगुनिया वायरल है, जबकि टाइफाइड बैक्टीरियल है, टिटनेस बैक्टीरियल है, कॉलेरा बैक्टीरियल है। समझ में आई बात? सुना है कि नहीं सुना है? अभी बताएंगे। और दूसरा, लिव्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, डेड एंड डिकेइंग मैटर, सड़ी गली चीजों पर, डेड एंड डिकेइंग मैटर। अगर डेड और डिकेइंग मैटर पे रहेंगे तो दैट इज डिकम्पोजर्स। क्या बोलेंगे इनको? डिकम्पोजर। सुना है कि नहीं सुना है? और हिंदी बता दें तो और जल्दी समझ आएगा। अपघटन करता, अपघटन करता, बॉडी को अपघटित कर देते हैं। व्हाट डज मीन द अपघटन करता? यानी ये कॉम्प्लेक्स बॉडी को, डेड कॉम्प्लेक्स बॉडी को, डेड ना, डेड, डी से डेड, डी से डिकम्पोजर्स, डेड और कॉम्प्लेक्स बॉडी को, डेड और कॉम्प्लेक्स बॉडी को सिंपल सब्सटेंसेस में बदल देते हैं, सिंपल सब्सटेंसेस में बदल देते हैं, जैसे कि मिनरल्स, जैसे कि CO2, जैसे कि वाटर। साथ में एनर्जी भी निकालते हैं, और एनर्जी खुद यूज कर लेते हैं। बताओ, सारा खेल तो एनर्जी का ही है ना। कोई किसी से पोषण क्यों लेता है? कि उसे क्या मिल जाए? एनर्जी। सारा खेल तो एनर्जी का ही है। हम लोग जो खाना खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं? एनर्जी मिलने के चक्कर में। हालांकि हमारे केस में थोड़ा अलग हो जाता है, हम लोग एनर्जी प्लस टेस्ट, दो चीजों के लिए खाते हैं। बाकी चीज टेस्ट के लिए नहीं खाते, केवल किसके लिए? एनर्जी के लिए खाते हैं। क्योंकि हम एडवांस हैं तो हमें टेस्ट का आइडिया है। बाकी लोगों को टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, बाकी लोगों को सिर्फ एनर्जी से लेना देना है। इज दैट क्लियर? तो ज्यादातर बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफ की हेटेरोट्रॉफ, स्वपोषी की परपोषी, या तो शरीर के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहेंगे, परजीवी के रूप में रोग कॉज करेंगे, जैसे टाइफाइड, जैसे कॉलेरा, जैसे टिटनेस एक्सेट्रा। या तो सड़ी गली चीजों में रहेंगे तो डी से डेड, डी से डिकम्पोजर्स बोलेंगे उन्हें। और डेड कॉम्प्लेक्स बॉडी को सिंप्लीफाइड सब्सटेंस में बदल देते हैं, जैसे CO2 प्लस वाटर प्लस मिनरल प्लस एनर्जी, और एनर्जी खुद यूज कर लेंगे। नेक्स्ट इज, अब जो थोड़े बहुत बच गए वो क्या होंगे? रेयरली एक्ट एज, उल्टा करो उसका, ऑटोट्रॉफ्स, यानी स्वपोषी, खुद का पोषण कर लेते हैं भैया, किसी की जरूरत नहीं है इनको। एंड दैट इज, ये भी दो टाइप के होते हैं, ये भी दो टाइप के होते हैं। लेकिन रुक जाओ, उससे पहले ये इनऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर से अपना पोषण लेते हैं। दो प्रकार के होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ और सुना है कभी ये कीमो ऑटोट्रॉफ। दोनों इनऑर्गेनिक मैटर से ही वो करते हैं, पर ये क्या करेंगे? ये सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बना लेंगे और फिर उससे एनर्जी प्राप्त कर लेंगे। ये क्या करते हैं? ये इनऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी निकाल लेंगे। सारा खेल एनर्जी का। ये देखो, इन्होंने पहले खाना बनाया CO2 प्लस वाटर से, याद करो,
जैसे पौधे बनाते थे, CO2 प्लस वाटर से खाना बनाया और फिर उससे ATP प्राप्त की, जैसे ग्रीन पौधे करते हैं। ये क्या करते हैं, ये इनऑर्गेनिक मैटर को डायरेक्ट ऑक्सीडाइज करके एनर्जी निकाल लेते हैं। देखो, तो सनलाइट से बनाए तो फोटो लगा दो, अगर केमिकल से बनाया तो कीमो लगा दो, क्या जाता है? सही है ना? अगर सनलाइट से बनाया तो, और अगर केमिकल से डायरेक्ट ऑक्सीडाइज करके निकाल लिया तो कीमो ऑटोट्रॉप। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नोट डाउन। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो मेनली ऐसे होते हैं, रेयरली ऐसे होते हैं। अगर सनलाइट की प्रेजेंस में करें तो फोटो लगा देना, इनऑर्गेनिक मैटर यानी केमिकल से अगर एनर्जी ले ले तो उसको बोल देना कीमो ऑटोट्रॉप। इज दैट क्लियर? क्या छूटा? क्या छूटा? पूरा छूट गया? करो करो। चलो नेक्स्ट। अब आगे, अब सवाल ये उठता है कि बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं? जवाब यही है, अभी आपको बता चुका हूं, 2 प्रकार के, प्राचीन और नवीन, यानी आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, राइट? तो बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं, यानी जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राचीन वाले यानी आर्की बैक्टीरिया, और एक नवीन वाले, नए वाले, यानी मॉडर्न बैक्टीरिया, मॉडर्न या ट्रू बैक्टीरिया, दैट इज, नाम दिया था मैंने, यू बैक्टीरिया। तो 2 ग्रुप हो गए, पहला वाला आर्की बैक्टीरिया, दूसरा वाला, तो पहले क्या पढ़ेंगे? आर्की बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया उन बैक्टीरिया से किस प्रकार जुदा है, डिफरेंट है, अलग है, भिन्न है? उसका कारण है ये एक्सट्रीम से एक्सट्रीम हैबिटेट को झेल सकते हैं, ये बुरी से बुरी परिस्थिति को झेल सकते हैं, ये बहुत ज्यादा बुरी से बुरी परिस्थिति को झेल सकते हैं। दे कैन फेस, they are differ from other bacteria, they are differ from other bacteria, they are differ from other bacteria as they can face extreme habitat, यानी बुरी से बुरी हालत को झेल सकते हैं, बुरे से बुरे आवास में ये रह सकते हैं। दे आर फाउंड इन, ये पाए जाते हैं एक्सट्रीमली हार्श हैबिटेट में, एक्सट्रीमली हार्श मतलब होता है अनफेवरेबल हैबिटेट में पाए जाते हैं, अनफेवरेबल, जहां पे वातावरण अनुकूल ना हो। इसके लिए इसमें कोई चीज स्पेशल होगी तभी तो ये सरवाइव कर पाएंगे। इसके लिए इनमें स्पेशल सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, स्पेशल सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, स्पेशल होती है इनकी सेल वॉल, ध्यान देने की बात है, अंडरलाइन, इनकी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन भी स्पेशल होती है। एनसीईआरटी में सिर्फ सेल वॉल दिया हुआ है, लेकिन इनका सेल मेम्ब्रेन भी स्पेशल होता है, और वो इन्हें एक्सट्रीम सिचुएशन में सरवाइव करने का मौका देता है, वो उन्हें एक्सट्रीम सिचुएशन में सरवाइव करने का मौका देता है। लिख देते हैं, ऑरिजिन ऑफ लाइफ के दौरान ये फर्स्ट सेलुलर
फॉर्म्स बने थे। पहले सेलुलर फॉर्म यही थे, पहले सेल का जो फॉर्म था वो यही था। पहले कौन पृथ्वी पे बना, आर्की बैक्टीरिया की यू बैक्टीरिया, तभी तो नाम पड़ा आर्की। बताओ ऑरिजिन ऑफ लाइफ के दौरान ये पहले सेलुलर फॉर्म के रूप में बने थे, पहले सेल के रूप में बने थे या सेलुलर फॉर्म के रूप में बने थे। इज दैट क्लियर? ऑरिजिन ऑफ लाइफ के दौरान ये पहले सेलुलर फॉर्म के रूप में बने थे, इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट, आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं ना, 3 टाइप के होते हैं। आर्की बैक्टीरिया 3 टाइप के होते हैं। फार्मूला है, एक प्रोग्राम आता है बहुत फेमस, तारक मेहता का हाँ उल्टा चश्मा। तो मेहता जी को हम लोग एक बार याद करते हैं दिल से और फार्मूला बनाते हैं। पहला हो गया मैथ्रोजन, एम से क्या, एम ई से क्या, एम से मैथ्रोजन। एम ई से हो गया मैथ्नोजन, एच से हो गया हेलोफाइल्स और टी से हो गया थर्मो और ए से हो गया एसिडोफिल, थर्मो एसिडोफिल। ये देखो मिला, फार्मूला मिल गया। अब मैथ्नोजन जो होता है ना, ये कहां पाया जाता है, प्रेजेंट इन मार्सी एरिया। एम से मैथ्नोजन, एम से मार्सी एरिया, दलदली प्लेस पर पाया जाता है। और ऑल्सो इन गट ऑफ सेवरल, कुछ जीवों में पाया जाता है। कुछ, गट का मतलब पेट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रीजन। ये गट ऑफ सेवरल रूमिनेटिंग एनिमल, रूमिनेट समझते हो क्या होता है? रूमिनेटिंग एनिमल्स का मतलब होता है जुगाली करने वाले, जो मुंह चलाते रहते हैं हमेशा। बकरी चलाती है, जुगाली करने वाले, जैसे गाय चलाती है, भैंस चलाती है, जुगाली करने वाले। एनिमल्स उनमें पाया जाता है, उनके पेट में पाया जाता है। अच्छा, अगर पेट में होता है तो जो वो लोग गोबर करेंगे उसमें भी होगा। बताओ, जो गोबर करेंगे उसमें भी तो होगा, यानी ऑल्सो प्रेजेंट इन गोबर या डंग। गोबर को क्या बोलते हैं, डंग, ठीक है। और इसीलिए इस गोबर को गोबर गैस प्लांट में डाल देते हैं तो ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं मैथ्रोजन, और ये मीथेन प्रोड्यूस कर देते हैं और बन जाती बायोगैस या गोबर गैस। गांव में यूज होती है, खाना इसी पकाते हैं, ठीक है ना। यूज टू प्रिपेयर गोबर गैस, गोबर गैस। और गोबर गैस में मेनली क्या होती है, मेनली होती है मीथेन। और मीथेन इनफ्लेमेबल है कि नहीं है, ज्वलनशील है कि नहीं है, ज्वलनशील है भैया, आग पकड़ लेती, फायर डैम कहते हैं, फायर डैम भी कहते हैं, तुरंत आग पकड़ लेती है, भड़क जाती है उसमें आग। गोबर गैस को बायोगैस भी कहते हैं, पता है ना। नेक्स्ट, हेलो मतलब क्या होता है पता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। हेलो मतलब क्या, ये वाला हेलो नहीं, हेलो मतलब हेलाइड, हाँ सॉल्ट। हेलो मतलब यहाँ सॉल्ट, और फिलिक का मतलब होता है लविंग, तो दे आर सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया। प्रेजेंट इन सॉल्ट रिच एरिया, एग्जाम्पल डेड सी। और देखो थर्मो एसिडोफिल, क्या लग रहा है, थर्मो मतलब हाई टेम्परेचर, थर्मो मतलब हाई टेम्परेचर, और एसिडो मतलब एसिडिटी। और फिलिक मतलब लविंग।
तो क्या लग रहा है, इनको बहुत ज्यादा तापमान पसंद है, इनको बहुत ज्यादा एसिडिटी प्रेजेंट पसंद है, तो दे आर प्रेजेंट इन हाई टेम्परेचर एंड हाई एसिडिटी एरिया, हाई टेम्परेचर एंड हाई एसिडिटी एरिया। एग्जाम्पल एक है बहुत पॉपुलर, थर्मल एक्वेटिकस। एक बैक्टीरिया है थर्मस एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस। एक्वेटिकस मतलब पानी में पाया जाता है, थर्मस मतलब होता है हाई टेम्परेचर। थर्मस एक्वेटिकस, ये CUS लिखा है, थर्मस एक्वेटिकस, CUS। अब देखो इसका ये पहला लेटर लो, इसके दो लेटर लो, तो ये और ये को मिलाओ तो क्या बनेगा, टैक। इसमें इससे एक एंजाइम निकाला जाता है, देखो टैक, T इससे लिया, AQ इससे लिया, टैक पॉलीमरेज, टैक पॉलीमरेज। और ये अपन यूज करेंगे बायोटेक में, यूज्ड इन बायोटेक में रिएक्शन पढ़ेंगे PCR, सुना है PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बायोटेक में यूज करेंगे। इससे एक DNA से हजारों DNA एक बार में बना सकते हैं, लाखों अरबों DNA बना सकते हैं एक बार में। यानी PCR इज द मेथड बाय विच वी कैन प्रिपेयर अ लॉट ऑफ DNA फ्रॉम द सिंगल DNA। क्यों बनाएंगे DNA, जरूरत पड़ेगी ना, बायोटेक में जरूरत पड़ेगी। DNA क्यों बनाएंगे, इसलिए क्योंकि उसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए नहीं कि उसका अचार डालना है। PCR का पूरा नाम है, P से पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। चेन क्यों, 1 से 2 बनाएंगे, 2 से 4 बनाएंगे, 4 से 8 से 16 से 32 से 64 से, बताओ 128, 128 से 256, 256 से 512, 512 से 1024, ठीक है ना, क्लियर। फिर 2048, ऐसे डबल करते जाएंगे, ऐसे अरबों बन जाएंगे, केवल 30 साइकिल में अरबों बन जाएंगे, 1 बिलियन। ये हो गया अपना आर्कीबैक्टीरिया खत्म। अब क्या आएंगे, यू बैक्टीरिया। अब कहां पे आ जाएंगे, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, अब जो यू बैक्टीरिया होता है ना, यू बैक्टीरिया जो होता है उसमें मॉडर्न बैक्टीरिया आएंगे, बताया था आपको, मॉडर्न बैक्टीरिया आएगा। और इसमें भी 2 भाग है, इसमें कुछ तो होते हैं सम आर ऑटोट्रॉफ, याद आया, सम आर ऑटोट्रॉफ्स और मोस्टली आर हेटरोट्रॉफ, मोस्टली आर हेटरोट्रॉफ। इसमें भी 2 केस बन गए, एक है फोटो ऑटोट्रॉफ, एक बन गया कीमो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ में आएगा BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया। पर अच्छा नाम कौन सा है, साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया में रखे हैं तो बैक्टीरिया बुलाना ज्यादा उचित है कि एल्गी बुलाए, ठीक है ना, बैक्टीरिया बुलाना ज्यादा उचित है, पहली बात। ये होते हैं यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर कॉलोनी बना लेते हैं, कॉलोनियल, कभी कभी फिलामेंट बना लेते हैं, तो फिलामेंटस, ठीक है ना। इनके चारों तरफ जिलेटिन या म्यूसिलेज की कोट होती है, इनके चारों तरफ जिलेटिन या म्यूसिलेज की कोट होती है, जिलेटिन या म्यूसिलेज की कोट होती है, ठीक है ना। अच्छा ये कहां पाए जाते हैं,
लैंड पर भी होते हैं, वाटर में भी होते हैं। वाटर में भी, स्वच्छ पानी में भी होते हैं और मैरीन वाटर में भी होते हैं। ठीक है ना? हाँ, यू बैक्टीरिया की सबसे बड़ी खास बात, दो तीन बातें बताते हैं। इनमें रिजिड सेल वॉल होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेल वॉल रिजिड होती है, रिजिड सेल वॉल। दूसरी बात, फ्लैजिला हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। प्रेजेंट देन मोटाइल, एब्सेंट देन नॉन मोटाइल। ठीक है, प्रेजेंट देन मोटाइल, एब्सेंट देन नॉन मोटाइल। क्लियर? और ब्लू ग्रीन एल्गी को, ग्रीन है ना कलर में, तो ग्रीन कलर क्यों है? इनमें क्लोरोफिल ए होता है। क्लोरोफिल ए जो ग्रीन प्लांट के सिमिलर होता है, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स के सिमिलर होता है। क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, राइट? तभी तो नाम पड़ा ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू और ग्रीन। और क्या खास बात होती है? यूनिसेलुलर है, कॉलोनी बना लेते हैं, फिलामेंट बनाते हैं, चारों तरफ जिलेटिन या म्यूसिलेज की कोट होती है, लैंड और वाटर में दोनों में पाए जाते हैं, वाटर में भी फ्रेश मरीन दोनों में हो सकते हैं। क्लोरोफिल ए होता है जो हरे पौधों के समान होता है, हरे पौधों के समान होता है। अगली खास बात इसी के नीचे लिखने जा रहे हैं अगले पेज पे, क्या कि ये जो होता है ना ये फ्रेश वाटर में एक्सेसिव ग्रोथ करके पानी को सड़ा देता है, एक्सेसिव ग्रोथ करके पानी को सड़ा देता है, यानी बोले तो पॉल्यूटेड कर देता है, पॉल्यूट कर देता है। और इस फिनोमिना को बोलते हैं एल्गल ब्लूम, एल्गल ब्लूम। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? एल्गल ब्लूम। आपके एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल, ऐसे एक फिगर दिया हुआ है इसका, ये देखो, ये एक सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल, ये सेल थोड़ी इंपॉर्टेंट ऐसे दी हुई है अलग टाइप की। चारों तरफ जिलेटिन की कवरिंग होगी, ये देखो जिलेटिन की सीथ है या म्यूसिलेज की सीथ होती है जो सबको बांधे रखती है और पानी में सड़ने से बचाती है, पानी में सड़ने से बचाती है। जिलेटिन या म्यूसिलेजिनस सीथ, ये इनकी सेल है, इसके अंदर पाए जाते हैं, ये देखो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, सबके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, तभी तो ये प्रकाश संश्लेषण करेंगे, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं पाया जाएगा, देखना इस सेल में, ये जो अभी रुक जाना, इसीलिए इसको हम विशेष नाम देने जा रहे हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है और दो प्रकार का होता है, PS1 याद है, PS2 याद है। PS2 है तो पानी को तोड़ेगा, पानी को तोड़ेगा, कौन सी गैस रिलीज होगी इन एटमॉस्फेयर? बताओ, ऑक्सीजन रिलीज करेगा। इज दैट क्लियर? याद आ रहा है, हरे पौधों में ऐसे ही होता है। अच्छा, सारे में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, एक में नहीं है, ये देखो इसमें नहीं है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता,
ये सबसे जुदा दिख रही है, जुदा है तो हेट्रो बोलो, और सेल है तो सिस्ट बोलो, हेट्रोसिस्ट। क्लोरोफिल एब्सेंट यानी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एब्सेंट, पिगमेंट एब्सेंट तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगी, लेकिन इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है नाइट्रोजिनेज, नाइट्रोजिनेज प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजिनेज क्या करता है, एटमॉस्फेरिक एटीएम को, एटमॉस्फेरिक यानी एटीएम लिख दिया, नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देने को बोलते हैं बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। सुना है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण सुना है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण सुना है नहीं सुना है, बताओ भाई। हिंदी में बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये देखो, ये इसका हो गया। और इसके दो एग्जांपल है, ये जो मैंने बनाया है फोटो, ये फोटो किसकी है, नॉस्टॉक की, और जिसकी फोटो नहीं बनाई वो एक और मेंबर है, एना बिना। तो दो मेंबर आते हैं, जिसकी फोटो बनाई है वो नॉस्टॉक है, जिसकी नहीं बनाई है वो एना बिना है। यानी ये किसकी फोटो है, राइट। छाप लो, फोटो खींच लो, हो गया, समझ आया। समझ गए। यानी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करेगा, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद कर रहा है। जो सेल और दिख रही है जिसमें क्लोरोफिल सॉरी क्लोरोफिल, हाँ बोल सकते हैं, जिनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट या क्लोरोफिल नहीं है, वो क्या होगा, हेट्रोसिस्ट। उसमें क्या होता है, विशेष एंजाइम, नाम क्या है, नाइट्रोजिनेज। देखो नाम से सुनो, नाइट्रोजन के आगे एज लगा है क्योंकि नाइट्रोजन पर अटैक कर रहा है। नाइट्रोजन पर अटैक करने वाला एज क्या कहलाता है, नाइट्रोजिनेज। क्या बना देगा, अमोनिया। इसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, यानी एक बायो फर्टिलाइजर है, दिस इज अ बायो फर्टिलाइजर। याद करो, बायो फर्टिलाइजर है, याद करना, इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट, वापस पुराने पेज पे। ये क्या करेगा, इसको यही बता दे रहे हैं, थोड़ा सा है, यही बता दे रहे हैं। ये इनऑर्गेनिक मटेरियल, सब्सटेंस बोलो, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे अमोनिया, फॉस्फेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट एक्सेट्रा को ऑक्सीडाइज करके एटीपी निकालते हैं, एटीपी निकाल लेते हैं और इनका काम चल जाता है, बताया था कीमो ऑटोट्रॉप में। ठीक है ना। और इसका एग्जांपल हो गया, ये मिनरल रिसाइकलिंग में मदद करेंगे। देखो, क्योंकि मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करेंगे, हेल्प्स इन मिनरल रिसाइकलिंग, मिनरल रिसाइकलिंग, मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करेंगे, जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आयरन, सल्फर एक्सेट्रा, इन सब की रिसाइकलिंग में मदद करेंगे। मिट्टी में ये सारे तत्व वापस मिलाएंगे, मिट्टी में ये सारे तत्व वापस मिला देंगे, मिनरल रिसाइकलिंग में मदद करेंगे। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर ये सब वापस मिला देंगे मिट्टी में। बस ये इतना ही था इसमें। हेट्रो में मत जाना। अब सुनो, इनके नीचे दो तीन बातें, ये मोस्टली डिकम्पोजर्स की तरह काम करते हैं।
मोस्टली डिकम्पोजर्स होते हैं। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया मोस्टली डिकम्पोजर्स होते हैं, याद रखना, यानी सड़ी गली चीजों पर पाए जाएंगे। उनको कॉम्प्लेक्स से सिंपल में बदलेंगे, बता चुका हूं पहले ही। दूसरी बात, इसका उदाहरण है लैब लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, सुना है? क्या करते हैं ये क्या करते हैं, कुछ पता है? ये दूध को दही में बदलते हैं, मिल्क को कर्ड में बदलते हैं। एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया भी इसमें आएंगे, एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया भी इनमें आ जाएंगे, जिनसे एंटीबायोटिक निकाला जाता है। और साथ ही इनके अंदर आते हैं कौन से बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी आ जाएंगे। अब तो आपके सिलेबस में है नहीं, पहले एक चैप्टर था मिनरल न्यूट्रिएंट्स, उसमें था, अब नहीं है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो उनमें मैं नाम बताता आपको, अब चूंकि है नहीं तो क्या ही फायदा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले बैक्टीरिया ज्यादातर इसी में आते हैं। डिकम्पोजर्स यानी अपघटन करता है, इसी में आते हैं। दूध को दही में बदलने वाला लैब इसी में आता है। एंटीबायोटिक बनाने वाले इसी में आते हैं। इज दैट क्लियर? साथ ही जो परजीवी होते हैं, जितने भी परजीवी बैक्टीरिया, दे ऑल कम्स अंडर द हेटरोट्रॉफ्स। आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें कोई एक लाइन दिखा दो जो एनसीईआरटी की जो ना आया हुआ, ठीक है ना? एनसीईआरटी का एक एक लाइन आया हुआ है, और जिन पे मैं फोकस कर रहा हूं ना, ये सब कुछ आया हुआ, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग मिला लेना, आंसर उठा लेना। पिछले 5 साल का करो, मतलब 2019 से करो। बहुत ज्यादा इच्छा, प्रचंड इच्छा हो रही है, मन नहीं मान रहा है, तो 2017 से कर लो, पर 2017 से लेकर के 2023 तक का ही करना। 34 साल वाला फर्जीफिकेशन है, मत लेना। जो आती है ना आंसर 33 साल 34 साल फर्जीफिकेशन है। मेरे पापा के समय में एग्जाम देके क्या करोगे, मेरे वाले समय में एग्जाम देके क्या करोगे? करंट ट्रेंड का एग्जाम दो। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। सारे लाइन टू लाइन आए, कभी इस साल ये आया, अगले साल वो आया, उसके अगले साल ये आया, राइट? चलो अगले पेज पे आते हैं वापस। ये हेटरोट्रॉफ यहां था ना, तो इसी के नीचे कंटिन्यू कर रहे हैं। हेटरोट्रॉफ का सीरीज चल रहा है ना। अच्छा, और ज्यादातर पैरासाइट भी हो सकते हैं, मे बी पैरासिटिक, याद करो पैरासिटिक, मे बी पैरासिटिक ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स पे कोई रोग फैलाएंगे? हाँ बिल्कुल, सिट्रस कैंकर, एनसीईआरटी की लाइन है, सिट्रस कैंकर डिजीज, याद रखो। प्लांट में कौन सा रोग फैलाते हैं? सिट्रस कैंकर। एनिमल में बताया था अभी कुछ देर पहले, टिटेनस बताया था। और अभी क्या फैल रहा है आजकल? टाइफाइड बताया था, तो टाइफाइड। और कॉलेरा बोला था, कॉलेरा बोला था ना, ठीक है ना? नहीं, मलेरिया, मलेरिया उससे होता है, प्रोटोजोवन से, ठीक है ना? फूड पॉइजनिंग सुना है, वो इससे होती है। एक्सेट्रा, वो सब इससे होती है। फिनिश, यहां तक फिनिश हो गया। थोड़ा सा 2-3 पॉइंट बचा है, वो भी फिनिश। अब सुनो, रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बस खत्म है, बातचीत नहीं हो। रिप्रोडक्शन यानी जनन। पहली बात तो रिप्रोडक्शन 2 तरीके का होता है, अपन ने पढ़ा था, एसेक्सुअल और बैक्टीरिया में सेक्सुअल नहीं होता है, केवल और केवल क्या होता है? सवाल ये उठता है, एसेक्सुअल भी किस प्रकार से होता है? 2 तरीकों से। एक बैक्टीरिया 2 बैक्टीरिया में डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना?
इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन, सुना है? और इसमें लगता है 20 मिनट्स, ठीक है ना। एक बैक्टीरिया दो बराबर भागों में बढ़ जाता है और इस तरह से एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में बदल जाती है, दो डॉटर सेल में बदल जाती है, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं बाइनरी फिजन। और बाइनरी फिजन के कारण बैक्टीरिया अमर है, बैक्टीरिया इज इमॉर्टल, कभी मरता नहीं है। बैक्टीरिया इज इमॉर्टल, क्यों? क्योंकि पेरेंट सेल डिवाइड हो गई दो डॉटर सेल में, तो मरा कहां? क्या पापा मरे? पापा की मौत ही नहीं हुई और बच्चे बन भी गए। नेचुरल डेथ नहीं होती, बैक्टीरिया इज इमॉर्टल, देयर इज नो नेचुरल डेथ, नो नेचुरल डेथ। और याद करो लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड याद करो, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स, याद है? बताओ, सेल का नंबर भी बढ़ रहा है, ग्रोथ हो गई और पापा से बच्चे बन गए, रिप्रोडक्शन हो गया। इज दैट क्लियर? और एक तो बाइनरी फिजन हो गया, दूसरा हो गया स्पेशल स्पोर, स्पेशल स्पोर्स, नाम बता देते हैं, एनसीईआरटी में नाम नहीं है, एंडोस्पोर्स, काम खत्म, ये लो एंडोस्पोर्स, काम खत्म। ये नहीं होता, पर इसके जैसा रिप्रोडक्शन दिखता है, ये होता नहीं है, इसके जैसा रिप्रोडक्शन देखने मिलता है। क्या होता है इसमें? एक बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि सेक्सुअल हो रहा है, पर सेक्सुअल है नहीं। एक बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल, देखो राउंडेड होता है ना, इसमें सर्कुलर डीएनए होता है ना, तो एक बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाता है, एक बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाता है। ये बैक्टीरिया 1 बोल देते हैं, ये बैक्टीरिया 2 बोल देते हैं। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं क्या? ट्रांसफॉर्मेशन। एनसीईआरटी में ये नाम नहीं दिया, पर ये आएगा, जेनेटिक्स में पढ़ेंगे अपन। ट्रांसफॉर्मेशन, बताओ, एक बैक्टीरिया से डीएनए निकल के दूसरे बैक्टीरिया में घुस जाने को क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। और जेनेटिक्स में ये बात याद रखना, ये लग ऐसे रहा है कि सेक्सुअल हो रहा है, पर ये सेक्सुअल नहीं है, उसके जैसा है। हमने कहा मैं मोदी जैसा हूं या मैं मोदी हूं, फर्क नहीं है। अगर मोदी हो तो सेम टू सेम हो, मोदी जैसे हो यानी उनकी नकल कर रहे हैं, सही ना, मिमिक्री हो रही है ये। यहां पे क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा दिख रहा है, पर है नहीं। इज दैट क्लियर? छापो। लास्ट चीज है, इसी में है, इसी के अंतर्गत आ रहा है, आपने नाम सुना भी होगा, माइकोप्लाज्मा, सुना है? स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, याद है? स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, हेटरोट्रॉप में ही आ रहा है, हेडिंग डालना तो लिखना, माइकोप्लाज्मा हेट्रो में ही आएगा, चाहो तो अलग से हेडिंग डाल लेना, कम्स अंडर हेटरोट्रॉप। लास्ट है, 2 लाइनें हैं बस। ओनली बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, और इसके अलावा किसी में नहीं एब्सेंट होती है, ध्यान दो। अच्छा, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता है। कैन सर्वाइव विदाउट O2, बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता है, मतलब ऑक्सीजन रहेगी तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। और कॉज डिजीज इन एनिमल एज वेल एज प्लांट, फिनिश्ड, एनिमल एज वेल एज प्लांट्स, क्लियर? बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा का लेंथ कितना दिया एनसीईआरटी में, याद करो चैप्टर 8 में, 0.3 माइक्रोमीटर, है ना? याद आ रहा है? 0.3 माइक्रोमीटर। इज दैट क्लियर? फिनिश्ड, पूरा हो गया, फिनिश्ड। तो आज हम लोग ने मोनेरा खत्म कर दिया। कल करेंगे हम लोग क्या? प्रोटिस्टा। आज दुनिया के जितने यूनिसेलुलर पीसीज थे सब यहां रख दिए। पीसी यानी
प्रोकैरियोटिक सेल। कल दुनिया के सारे यूनिसेलर इसी को उठा के कहां रख देंगे? प्रोटिस्टा में। कल आज पीसी को रखा है, कल इसी को रखेंगे, राइट।